बचपन से हमें बताया जाता है कि आटा बुरा नहीं है, रोटी बुरी नहीं है, जितनी बेशक खा लो कोई मसला नहीं। दिस इज रॉन्ग। अगर आप लाइफ में ना आटा और रोटी खत्म कर देना, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। दही भले वो कभी ना समझना कि इसमें कैलोरीज कम है, फुल ऑफ जो चूसा हुआ होता है उसने घी, उस पकोड़े इतना बड़ा जो पकोड़े और फुल्कियाँ होती हैं। तो क्या आफ्टर द एज ऑफ 25 years 50% पॉपुलेशन बिकम लैक्टोज इंटॉलरेंट। अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं ना, तो रात को खाने की बजाय ना दूध का गिलास पी लिया करें, जमीन ही होगा, भूख ही नहीं लगेगी, तंग ही रहोगे। इट्स गुड फॉर डाइटिंग। घी एंड ऑलिव ऑयल, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। ये बाकी सारे ड्रामे आपको दे सेल यू। आप जिम और वो स्ट्रेनथ एक्सरसाइजेस वो करने की बजाय आप तेज वॉक की एक रूटीन बना लें, वो भी काफ़ी हो। एक बिल्कुल पतली होती है और सब कुछ खाती है, और एक बेचारी मोटी होती है, सारी ज़िंदगी डाइट करती है, चाय और रस पे रहती है, और स्टिल वो मोटी ही रहती है, वो पतली नहीं हो पा। आई थिंक पाकिस्तान में पिछले साल 1 करोड़ से ज़्यादा बिके हैं। Everyone is using them. All the influencers, all the models जो आपको जो पतले होते नजर आ रहे हैं, it's Ozempic. It's either a bariatric surgery or Ozempic. हर हफ्ते सैकड़ों bariatric surgeries इस शहर लाहौर के अंदर होती हैं। ठीक है। अगर एक भी बंदे को मसला हो ना, सारा मीडिया कैमरा लेके पहुंचे। हर क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी क्या? It's very safe. The complication rates are less than 1%. Okay. अगर कोई दोस्त मोटा है ना, उसके बाद आराम से बैठ के पूछिए, उसे सबसे जो बुरा लफ्ज लगता है ना, वो मोटा है। ये जो वेट लॉस सर्जरी है ना, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये देखा, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर है। Right. उनके ऊपर से वो जो डिप्रेशन का जब बादल हटता है, तो उनको निखरने का, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उन लोगों की लाइफ देखे ना, जिस साल इनकी बैराटिक सर्जरी हुई जी 2018 में हुई है, उस बंदे ने वहाँ से उठान पकड़ी। द प्रॉब्लम इज नॉट हियर, द प्रॉब्लम इज हियर। जो ओबेसिटी कॉजिंग फैक्टर्स हैं हमारे पाकिस्तान में, कि जो मोटापा है, जो कि जानलेवा भी साबित होता है फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल लेटर ऑन इन देयर लाइफ, तो उसके नुआंस को थोड़ा सा डिस्कस करें कि ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम क्यों हो रही है आजकल। जो हम साउथ इंडियंस हैं ना, हम लोगों की जो पहले स्टेपल डाइट हुआ करती थी, वो जौ की रोटी और डिफरेंट और स्टेपल प्रोडक्ट्स, चना और बाकी सारे होते थे। जब गोरे यहाँ पर आए थे ना, तो वीट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मैसिव स्केल के ऊपर। ठीक है। वीट हमारी इतनी इंडिजिनस उस तरह डाइट में नहीं थी, तो क्योंकि वीट का आउटपुट ज़्यादा था, उनको अपनी कॉलोनी को सस्टेन करना था, उन्होंने हर जगह वीट क्रॉपिंग कराई और बाकी चीज़ें ख़त्म कराई। तो वी पीपल वर नॉट दैट मच यूज्ड टू द रिफाइंड कार्ब्स, जो हाई कार्ब जो होता है वीट का, जो फॉरन रैपिडली फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इस वजह से हमारी जो पॉपुलेशन में जब वीट ज़्यादा बढ़ी, तो मोटापा आना स्टार्ट हुआ। और एक बड़ा डिफरेंट सा मोटापा हमारी पॉपुलेशन में होता है साउथ इंडिया, दैट गोज फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया बोथ। कि आप लोगों में देखते हैं कि उनके बाजू टांगे पतले होते हैं, लेकिन पेट इतना बड़ा सारा होता है। इट्स कॉल्ड सेंट्रल ओबेसिटी। ओके। ये गोरों की ओबेसिटी से डिफरेंट है। गोरा मोटा होता है ना अक्सर पूरे जिस्म पे, वो 100 किलो का भी होगा, ठीक लग रहा होगा आपको, क्योंकि पूरी जिस्म के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। हमारे बंदे की ना 70 किलो पे तोड़ निकली होगी। तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल ओबेसिटी, और ये बड़ी डेंजरस होती है हार्ट के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो डाइट पैटर्न है ना, जो हमारी जो जेनेटिक्स हैं साउथ इंडिया के, वो इन रिफाइंड कार्ब्स के साथ इतना एडजस्ट करते नहीं है। अच्छा, इसमें सर डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया वीट को लेके कि रिफाइंड कार्ब्स ऐसे लाइक अगर होल वीट इटसेल्फ अगर कंज्यूम कर ली जाए, तो वो एज अ डिफरेंट थिंग और रिफाइंड कार्ब इज अ डिफरेंट थिंग, तो उसमें भी थोड़ी सी गाइडेंस है। इट्स जस्ट अ लेसर इविल। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंडिंग होल व्हीट इज डिफरेंट अनलेस आप अपनी जो गंदम है उसकी जो उसी का आटा चक्की पे करवाएं। ठीक है। जितने आपको ब्राउन ब्रेड, जिसको ब्राउन ब्रेड कहा जाता है, कि नाम से आपको तकरीबन जितनी बेकरीज का मिलता है, वो सारे बस ब्राउन कलर डाला होता है। इट्स जस्ट फेक, इट्स वैसा ही है। आप कोई मल्टीग्रेन ब्रेड एंड बियॉन्ड की या किसी एक आध कंपनी की आप ले लें, वो कुछ बेहतर है, अदरवाइज ये सारा ऐसा ही है। तो हमारी जो ग्रेन्स की जो क्वांटिटी है, जो फाइबर की क्वांटिटी है, वो डाइट में बहुत ज़्यादा कम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें भी अब क्योंकि ना थोड़ा सा इसको और हम ब्रेक डाउन इस तरह से करेंगे कि जो ऑडियंस है उनको ना तो दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ फाइबर, होल व्हीट एंड रिफाइंड कार्ब, तो इन अ सिंपलर पैटर्न व्हाट दे शुड ईट इन देयर डेली हैबिट्स टू अवॉइड ओबेसिटी। हम लोगों का जो मसला है ना, कि रिसेंट ईयर्स के अंदर आप देखते हो ओबेसिटी एक एंडेमिक की तौर के ऊपर फैलती जा रही है। वो ये कि अब जो कार्ब्स हैं ना, जो रिफाइंड कार्ब्स, जो आम एक होते हैं नशास्ता हेल्दी वाला, एक होता है अनहेल्दी वाला। सिंपल अल्फाज में जो इन चीज़ों से हमारे माँ बाप हमें मना करते हैं ना, वो अनहेल्दी ही होता है।
ओके जो हमारे सिंगर्स में मिल रहा है, शवारमा से मिल रहा है, पीटा ब्रेड मिल रही है आपको, केक पेस्ट्री मिल रहा है, ये चीज़ पहले बहुत महंगी हुआ करती थी। अगर हम अपने वालिदैन की जनरेशन को देखें ना, तो बाहर ईट आउट करना, बाहर जाके खाना खाना मायूब बात समझी जाती थी कि घर में क्या अच्छा नहीं बना हुआ, और इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। आजकल सारे बच्चे जो है ना, एक फ़ोन कॉल के ऊपर, एक मैसेज के ऊपर जो है वो डिलीवर करा सकते हैं खाना। ईट आउट करना एक रूटीन बन गई है, जो आपको खुशी मिलती है खाने से ना, डोपामिन सर्जेस मिलती है, तो लोग उसके पीछे डिफरेंट ईटरीज दे कीप ऑन ट्राइंग दैट। और खाने को जो टेस्ट खूबसूरत मज़ेदार जो बनाते हैं वो कार्ब्स बनाते हैं, ये खूबसूरत और मज़ेदार सा होता है, जूसी हो जाता है एवरीथिंग। तो लोग इसीलिए इसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। फूड इंडस्ट्री चाहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ खिलवाए, उसको खूबसूरत बनाए, उसको एडवर्टाइज करे। तो लोग जो है ना उसमें फिर वो चीज़ें जब ज़्यादा ऑर्डर करते हैं और इजीली एक्सेसिबल हैं, दे आर चीप कैलोरीज, दे आर टेस्टी, दे आर चीप, दे आर रेडीली अवेलेबल, दे आर अवे एट अ फोन कॉल, तो लोग वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं अब। तो उस वजह से ओबेसिटी आप देख रहे हैं बच्चों में और यंग एडल्ट्स के अंदर वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, इसमें आप बेसिकली ये बता रहे हैं कि जाहिर है कि होल व्हीट को प्रोसेसिंग करने के बाद जो सिर्फ उसका जो लेफ्ट आउट है, जो मैदा है, वो सिर्फ हमारे लिए जो है वो रख दिया गया, जो कि इट्स ऑल टर्न इनटू इन द एंड शुगर। वो फॉरन, उसका मसला ये है कि फॉरन शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अगर आपकी एक चक्की के आटे वाली होगी ना, गंदम, जो अनछना आटा जिसको कहते हैं, आप वो खाओगे ना, वो स्लोली एब्जॉर्ब होगी। आप काम भी करते जा रहे हो, ऐसा एब्जॉर्ब भी होती जा रही है, आपको एनर्जी मिल रही, एनर्जी का बाउट मिला, एक एनर्जी मिली, आपको काम भी चलता गया, तो वो ठीक होती है, वो आपको इतना मसला नहीं करती, वो सारा दिन आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करते हो। लेकिन ये जो होती है ना रिफाइंड मैदे वाली चीज़ें, जिस तरह के पकौड़े को आप जिक्र कर रहे थे जो आपने बनवाए हुए हैं आज, आप इनको खाते हो, ये फौरन के फौरन नरम से होते हैं, मैदे में फौरन डिजॉल्व हो जाते हैं, फौरन एब्जॉर्ब हो जाते हैं आंतों के अंदर। ये फौरन शुगर लेवल आपका बढ़ा देते हैं। सारा जब एब्जॉर्ब होता है, अब आप कुछ कर तो रहे नहीं, आमतौर पर आप खा के नीचे पड़े होते हो, या तो आप उसको वर्कआउट कर रहे हो, इवन आप वर्कआउट भी कर रहे हो, तो आप वो सारा उसको उसी 1-8 घंटे के अंदर सारा नहीं स्पेंड कर सकते, और जो बाकी बचता है वो फैट में कन्वर्ट होता है। वैसे ब्लड में तो नहीं रह सकता, डेफिनेटली इंसुलिन बनेगी, जब वो ब्लड में शुगर आएगी तो उसको फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोबारा मैं रिपीट करूं कि वो जो अनछना आटा, जो देसी आटा था, वो स्लो एब्जॉर्ब होता है, आप काम करते रहते हो, वो आहिस्ता आहिस्ता बर्न आउट हो जाता है। लेकिन ये जो मैदे वाला आटा है, जो हमें फ्लोर मिलों से दिया जाता है, जो हमारे रिफाइंड कार्ब्स में आता है, ये फौरन एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, तो ये फौरन फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी वजह से हमें 2 घंटे बाद भूख लग जाती है। आप जिंगर बर्गर खाओगे, 2 घंटे बाद आपको दोबारा भूख लगेगी। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना हम इसको, क्योंकि डेप्थ में कि सारी उम्र डॉक्टर्स भी ये कहते रहे, लोग भी ये कहते हैं चीनी ना खाओ, मैदा ना खाओ, पर लिटरल सेंस में कोई लेता नहीं है। या तो शायद जोड़ के किसी को कहना कि मैं वाकई सही बता रहा हूँ कि जान ले सकता है। एक तो ये सिनेरियो। दूसरा ये कि हम थोड़ा सा इसको और ब्रेक डाउन करें कि हमारे अंदर जो मैदा गया, व्हाट इट डज, आप बता रहे हैं कि वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, वो वीट फैट में क्यों नहीं कन्वर्ट होती और मैदा क्यों कन्वर्ट हो जाता है? वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो बेसिकली जो छान होती है ना, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो उनके स्ट्रक्चर जो है ना बड़ा लंबा चौड़ा सा होता है, बॉडी के अंदर उनको फौरन नहीं तोड़ सकते, उनको टाइम लगता है तोड़ने के अंदर, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एब्जॉर्ब, इसलिए वो स्लो एनर्जी देता रहता है जिस तरह हमें चाहिए ज़रूरत के मुताबिक। जो ये मैदा होता है, इसमें हमने वो कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट अलहदा कर दिए, जो फाइबर छान वो अलहदा कर दिए। ठीक है। तो ये जो मैदा जो होता है ना, ये बिल्कुल सिंपल सा ग्लूकोज के चंद एक मॉलिक्यूल से मिले हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ज़रा सा एंजाइम आता है, ज़रा सा गैस्ट्रिक जूस आता है, आपको फौरन इसको एब्जॉर्ब कर लेट्स, वेरी इजी टू एब्जॉर्ब। राइट। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी बहुत कम क्वांटिटी में, इसमें जो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको चाहिए नहीं, इसमें जो ग्लूकोज होती है आपको हर किसी और चीज़ से मिल जाएगी। अगर आप लाइफ में ना आटा और रोटी ख़त्म कर देना, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। यू विल, आप इसमें कोई एक विटामिन ई होता है जो कि हर चीज़ के अंदर होता है, प्रैक्टिकली इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू सिवाय आपको मोटा करने के, आपका वजन बढ़ाने के लिए नहीं होती। मैं इसलिए बार बार मोटा करने का कह रहा हूँ। पुराने ज़माने में ना कहत हुआ करते थे, ठीक है, लोग जो है अपनी बॉडी के अंदर अच्छे दौर के अंदर ज़्यादा खा के फैट स्टोर कर लिया करते थे, वही लोग सर्वाइव करते थे। इसलिए कहते हैं आजकल जो मोटे लोग इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि दे यूज्ड टू बी द सर्वाइवलिस्ट इन दोज ओल्ड टाइम्स। ठीक है, जो लोग स्टोर नहीं कर सकते थे, वो अनफॉर्चुनेटली दे वुड कम टू द फेमाइन्स एंड एवरीथिंग। सो हम
कार्ब्स लेते रहते हैं, आटा खाते रहते हैं। बचपन से हमें बताया जाता है कि आटा बुरा नहीं है, रोटी बुरी नहीं है, जितनी बेशक खा लो कोई मसला नहीं। दिस इज रॉन्ग। हमें बताया जाता है नहीं, तुमने गोश्त वगैरह थोड़ा सा खाना है, फैट्स बिल्कुल नहीं खानी, वो बिल्कुल ही बुरी है, चीनी बिल्कुल ही बुरी है। इट हैज शेड्स ऑफ ग्रे एवरीवेयर। किसी भी चीज़ की ज्यादती बुरी है, लेकिन डेफिनेटली रोटी और आटा को बिल्कुल मासूम क्लियर कर देना, चावलों को क्लियर कर देना, दिस इज द बेसिक इशू। लोग उसी वजह से दबा के बिरयानियाँ खाते हैं, पुलाव खाते हैं। ये तो पुलाव है, गोश्त तो हमने खाया नहीं, गोश्त खाएंगे तो मोटा होएंगे। अब ये मुझे बात बताएं, जितने भी जानवर हैं उनमें से जो गोश्तखोर जानवर है, क्या वो कभी मोटा नजर आता है? आपको शेर बूढ़ा नजर आ जाएगा लेकिन मोटा नजर नहीं आएगा। लेकिन जितने भी घास फूस खाते हैं जानवर, जो शुगर्स खाते हैं, हाथी हो गया, भैंस हो गई, गेंडा हो गया, उनमें फैट अकोमुलेट होती है। क्योंकि आपकी बॉडी को मोटापे के लिए 40 ग्राम फैट चाहिए दिन के अंदर। अगर आप 40 ग्राम कार्ब्स चाहिए दिन के अंदर। अगर आप कार्ब्स नहीं लेंगे तो आप मोटे नहीं होंगे। अगर आप दिन में एक पूरा बकरा भी खाते रहे और कार्ब्स बिल्कुल ना लें, यू विल नॉट गेन वेट, इनफैक्ट यू विल लूज वेट। ये हाई प्रोटीन डाइट्स, जो लो कार्ब डाइट्स होती है, उनका प्रिंसिपल है। एटकन डाइट है, प्रोटीन डाइट है, इवन कीटोस भी लोग यूज करते हैं। कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बॉडी खाने को फैट में कन्वर्ट ही नहीं कर सकती। इंस्टेड बॉडी फैट को डिसॉल्व करना शुरू कर देती है, फैट को खाना शुरू कर देती है। प्रोटीन डाइट वाले लोग गोश्त खाए जा रहे होते हैं, लेकिन भुना हुआ गोश्त खाते हैं, कार्ब नहीं खाते। दे कीप ऑन लूजिंग वेट, राइट। वो प्रोटीन बिकॉज़ जाहिर है वो कमर्शियलाइज कर दिया है जी, प्रोटीन सप्लीमेंट्स। आपको कार्ब चाहिए, 40 ग्राम कार्ब चाहिए मोटापे के लिए, आपको 40 ग्राम कार्ब चाहिए अपने खाने को फैट में कन्वर्ट करने के लिए। वो नहीं मिलेगा, आपकी फैट बनेगी नहीं। और वो भी कम्प्लेक्स कार्ब्स, like simple carbs, मैदे वाला कार्ब आपको चाहिए मोटा करने के लिए। ओवरऑल तो सारे चाहिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स जल्दी हजम नहीं होता। राइट। अच्छा, इसमें जाहिर है कि वो फिर वाइट राइस वगैरह वो भी सिंपली करने अवॉइड चाहिए। आप उसकी पेच उतार लें तो फिर बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हम लोग तो फ्राइड खाते हैं। राइट। ओके, सो ये हमारे ना अनकॉन्शियसली आई कहाँ से कल्चरल प्रॉब्लम है? लाइक मेडिकली कोई इसका कोई है स्टांस के लोगों ने, एक तो चले प्रोसेसिंग होती है ना फूड की, कि चले बिजनेसेस बन गया, स्टोरेज इसकी बढ़ सकती है कि अगर कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में से फाइबर निकाल दो तो उनकी लाइफ शेल्फ बढ़ जाती है फूड की, जिसकी वजह से ये स्टोर्स पे बेकरी आइटम इतने ज़्यादा सेलेबल होते हैं। तो क्या कॉलोनीज कॉलोनियल राइट, क्योंकि आप अभी देखो, हमें जो भी कंपनीज हैं, हमारी फूड इंडस्ट्री भी जो है, जो हमें चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, हमारा घी है जो सारा है, वो भी लिवर ब्रदर्स और बाकी कंपनीज हैं। उन्हीं की 2 चाय होती है, एक लिप्टन के नाम से लड़ रही होती है, एक ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम है उसके नाम से लड़ रही होती है। ठीक है, 2 ब्रांड होते हैं, ऊपर एक मदर कंपनी है। राइट। तो ये जब आया था तो इन लोगों ने फ्री घी बांटा था कि लोग यूज्ड हुए, लोग खाते थे, लोगों को उससे डायरियाज होते थे। लोग कहते ये कैसा जायका, हमें दो देसी घी आती है। अब अगर हमसे 2 जनरेशन पीछे जाए, दादाओं वाली जनरेशन में सालन नहीं होता था। ठीक है, लोग लस्सी से रोटी खाते थे, लोग अचार से रोटी खाते थे। इसके बाद सारा दिन वो नाले और खालों में और कई लेके बैठे होते थे और काम कर हल चलाते थे, पराठा खाते थे, थोड़ा सा मक्खन खाते थे, और सूखा कोई ना कोई चीज बनी होती थी उसको चख लिया करते थे। ठीक है, पानी से दूध के साथ रोटी, सालन नहीं हुआ करता था। मेरे जो दादा वाली जनरेशन है उसमें मैं आपको बताऊं, मियाँ वाली, तो मियाँ वाली एक कस्टम था कि कोई मेहमान आता था ना तो बहुत बड़ा प्रोटोकॉल उसको देते थे, उसके लिए आलू गोश्त बनाया करते थे, शोरबे वाला सालन बना करता था। बिकॉज जो घी था वो महंगा था, देसी घी हुआ करता था, ये नहीं होते थे, प्लांट ऑयल्स नहीं होते थे। जब आपके पास प्लांट ऑयल्स आए, आपके पास ये घी, जो कि वो तो एक अलग टॉपिक है, कितना कैनोला ऑयल्स, जितने कॉर्न ऑयल्स, सब कुछ है आपका, खासतौर पर कॉर्न, वेरी बैड ऑयल, बट आया तो चीजें फ्राई होनी शुरू हुई। इट बिकेम ईजियर, इट बिकेम चीपर, अगेन द चीपर कैलोरीज ये मिली, हर किसी को एक्सेस हुई। सालन तो अब ऐसा रूटीन है घर में, सालन आप इमेजिन कर सकते हो, अब लस्सी से रोटी खाओ या अचार से रोटी खाओ, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो सालन एक रूटीन बन गया, कढ़ाई एक रूटीन बन गई। अगेन हम लोग उस तरह यूज टू नहीं थे, हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म की हमारी कौमें नहीं है कि हम जो है ना उनको सारा हजम कर सकें, ना ही हमारी डेली रूटीन्स ऐसी रही हैं। राइट। और वो जो शोरबा, वो जो बनाने, असल में कुकिंग इजी हुई ऑयल की वजह से। तो पीपल वर लाइक कि हर तरह से ये तो जलता ही नहीं है सालन, तो दाल वाला के ऑयल का तो कोई टेस्ट नहीं है। वो बस आपको इट विल मेक इट टेस्टियर, इट विल मेक इट क्विकर। तो जितना ज़्यादा घी डाल दो, पाकिस्तान में तो आप जाओ तो देख लगता है कि वो घी और जो है घी और ऑयल की नहरें में आ रही है जिस जगह जो, हालांकि बहुत सारा हम इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब घी और ऑयल, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की जो एक बहस बड़ी लंबी चलती आ रही है, इज इट रियली हेल्दी? घी इज रियली हेल्दी? घी इज हेल्दी।
घी एंड ऑलिव ऑयल, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। राइट, ये बाकी सारे ड्रामे आपको दे सेल यू। क्वांटिटी एज इन लाइक घी कहते हैं एक्सेसिव क्वांटिटी में भी मोर देन एक्सेसिव तो देखो ना, आप कोई भी चीज लोगी वो बुरी है। ऑलिव ऑयल के बारे में ही निकाला। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, लेकिन ऑलिव ऑयल इतना महंगा आप एक्सेसिव ले नहीं सकते। और ऑलिव ऑयल वैसे भी ना सीजनिंग के लिए और बाकी चीजों के लिए, यू कांट मेक थिंग्स इन ऑलिव ऑयल, साइड नहीं बना सकते। सो मतलब घी की हाइप इज रियल, एज इन लाइक देसी घी और असला वो बिल्कुल असली है, बिल्कुल अच्छा है। ये जो बनास्पति, दिस इज द वर्स्ट। इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कभी निकालते नहीं है, इसकी क्वालिटी कोई देखता नहीं है। फिर डिफरेंट क्वालिटी के हैं, कोई अच्छा घी की कंपनी का ओनर है तो उसका ख्याल रखेगा, वरना क्वालिटी कंट्रोल आपको पता कैसे है हमारे। मतलब गो फॉर देसी फार्म्स को जानने वाला है। I'll put in one thing जी। आप ओवरऑल देखो ना, एक बर्ड्स आई व्यू से कॉम को। अब गोरों को देखो, वो हर किस्म का नशा करते हैं, वो हर किस्म की शराब पीते हैं, वो हर किस्म की गलत हरकत, हम कहते हैं ना बड़े बुरे हैं ये वो। एवरेज एज कितनी है गोरों की? 78-80 years। यूएसए की बात कर रहा हूँ। हमारी एवरेज एज कितनी है? 60 क्रॉस करना इज अ बिग थिंग। 70 कोई पहुंचता है किसी हेल्थ इशू के बगैर क्रॉस कुछ ना करके। दे आर स्मोकिंग, दे आर ड्रिंकिंग, दे आर डूइंग एवरीथिंग। हेल्थ केयर उनका अच्छा है, नो डाउट उनका अच्छा है, लेकिन हमारे जो मसाइल हैं, हमारे मसाइल बहुत गंभीर है। इसमें अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि इवन अगर हमारे खत्ते को लेके बात करते हैं तो हुंजा भी तो हमारे खत्ते में है। तो पाकिस्तान में ठीक है, माना आबो हवा डिफरेंट है, बट दे यूज एप्रिकॉट सीड्स और दे हैव लाइक 100 years तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इलाके जितने हैं बिकॉज दे वॉक अ लॉट, दे बर्न ऑल द कैलोरीज, वो स्लिम स्मार्ट है, बिल्कुल बारीक से होंगे। ऑयल और ये सारे रिफाइंड चीजों से बहुत वो नहीं, वो अपनी रूटीन की चीजें लिया करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन हम लोग जो हैं वी आर कंज्यूमिंग अगेन बेसिकली व्हाट वी आर स्टिल अ कॉलोनी। हम कॉलोनी हैं जहाँ पर लोग हम पे चीजें बेचा करते हैं। पहले वो हम पे हुक्मरानी करके करते थे, और अब जो है ना वो उनकी इंडस्ट्रीज होती हैं, काम वही चल रहा है। कॉटन इंडिया से उठाई जाती थी, लिवरपूल में जाती थी, और वहाँ मैनचेस्टर लिवरपूल में वहाँ पे खड्डियों पे गंदा सा कपड़ा बनता था और हमें महंगे दामों में बेचा जाता था। ठीक है, अब वही काम है, पाम ऑयल या कॉर्न सीड कहीं से उठाते हैं, वहाँ से उसका ऑयल बनाते हैं और हमें बेचते हैं। राइट वही चीज़ चल रही है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब मिल्क की डिस्कशन जो है ना, ज़्यादातर जनरली हमारी सोसाइटी में थोड़ी सी हेल्दी, कुछ एक्सट्रीमली हेल्दी एक इमेज है। तो आपका क्या उस पर स्टांस है? लाइक इज इट हेल्दी और इट्स अगेन शुगर मिल्क? मिल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, कलरिंग एजेंट्स हैं, हर हद तक है। मिल्क कहते हैं जिस तरह शहद वही असली होता है जो आपकी आंखों के सामने छत्ते से आपने उतरवाया। ठीक है, तो दूध तो जितना भी लोग लेकर आएंगे उसमें मिलावट है। आपके जितने भी दूध या आपको कंपनी सेल करती हैं, वेल देयर इज अ डिबेट अबाउट प्रीमर इन हार के मे बी वो अच्छा है, लेकिन बाकी जितने भी दूध हैं दे आर प्रोसेस्ड एट सम लेवल। उनकी एक फैट कंटेंट स्पेसिफाई कर दिया जाता है, पूरा ऊपर नीचे किया जाता है, उनको सब कुछ आर्टिफिशियल उसके अंदर प्रिजर्वेटिव वो लोग यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, टेट्रा पैक इट्स बेटर देन ओपन वाला, लेकिन मिलावट है हर जगह पे। अच्छा, ये जो ओपन चले आपने सामने भी देख लिया, अगर दूध आ गया और ये जो लैक्टोज की इंटॉलरेंस है कि आपके अंदर जो जनरेशनली है समथिंग कि अगर आपके पास लैक्टेज है विच इज़ जनरेशनल गिवन हमारी ह्यूमन बॉडी में वैसे एग्जिस्ट नहीं करता। पंजाब की 50% ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन के बारे में कहा जाता है, तो फिगर्स पाकिस्तान में कंप्लीट नहीं होते, कि आफ्टर द एज ऑफ 25 years 50% पॉपुलेशन बिकम लैक्टोज इंटॉलरेंट। इसलिए सबको लैक्टोज से प्रॉब्लम होता है, ऑल्दो इतना नहीं होता। वन मोर थिंग, इसलिए आपको एक इजी वे आउट बता दूं, अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं ना, तो रात को खाने की बजाय ना दूध का गिलास पी लिया करें, हजम ही नहीं होगा, भूख ही नहीं लगेगी, तंग ही रहोगे, इट्स गुड फॉर डाइटिंग। अच्छा, राइट, सो मिल्क इज नॉट, यू कुड से जितना हाइप्ड है उतना हेल्दी नहीं है, इट डजंट सर्व मच। इट डिपेंड्स आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है। So like in a very real environment में भी हमें मिला है, and again वही बात है कि तो हेल्दी है, मिल्क तो हेल्दी है, this is one of the very few things जो हेल्दी है। and उसकी रीजन में क्या है? like again we don't have you could say कि lactase हमारे अंदर generational तो आ गया, but as a human body if like we don't have that generational you could say कि genes coming on and on, you can keep on consuming milk and ultimately the body adapts to it. It will adapt, right? Body has this thing, the human body is very beautiful, made by Allah. It will adapt to everything. कुछ ना कुछ adaptation कर जाएगी। ये तो develop तो हो जाएगी हमारी, मतलब as in like कि body adapt कर ही लेगी, और बहुत सी चीज़ों के साथ हम वैसे भी survive कर लेते हैं as in like out of our nature, जो body जिस तरह से designed है। तो ये milk का obsession to कि हम इसको टॉलरेंट बना देंगे, कि हम लोग इसको टॉलरेट कर रहे हैं, बट वो कब तक? 50 साल बाद फिर अगेन वही बात है, इंटॉलरेंस हो जाएगी।
why we are obsessed to get calcium straight from milk rather than the other available sources? हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो है ना बाकी जो सोर्सेज है ना कैल्शियम के दे आर एक्सपेंसिव Okay. ठीक है ना you go for fish or other stuff it's expensive Hmm. milk is rather cheap एक Okay. बात दूसरा milk products are readily available if you have lactose intolerance okay fine लेकिन many lactose intolerant people they can easily take yogurt smoothies Hmm. लस्सी इतनी easily available है बहुत सारी चीज़ें Hmm. वो आप ऑप्शंस बहुत सारे बन जाते हैं दूसरी बात है कि प्योर मिल्क लोग आप हर टाइम ज़्यादा ग्लास नहीं पी सकते आप हाँ. एक गिलास पीना बहुत बड़ी बात होता है Right, right. तो अगर ये आपको अवेलेबल है आप करो ये ज़रूरी है आपके लिए किसी ना किसी नेचुरल तरीके से आपको आए दूसरा जितनी भी आपको मल्टीवाइटामिन्स वगैरह मिलते हैं ना मल्टीवाइटामिन्स के अंदर भी जो फार्मूलाज होते हैं इनको जो बिल्कुल प्योर 100% ऑर्गेनिक क्लेम करते हैं दीज आर ऑल सिंथेटिक वाइटामिन्स Hmm. देयर एफिकेसी उतनी नहीं है जितनी नेचुरल वाले की है तो जितना आपको नेचुरल प्रोडक्ट से मिलता है मिल्क में जो दही है दही एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है वो अंडर एस्टिमेटेड है वो सिर्फ ये बचपन में थोड़ा बहुत बच्चों को खिला दी इसके बाद नहीं बस रायते में डाल दी आपने तो एडल्ट्स भी लेनी है Hmm. ये आपका लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत वेट लॉस भी करती है जो लॉन्ग टर्म जो लोग दही लेते हैं उनकी और दूसरे लोग जो दही नहीं लेते थे Hmm. देखेंगे इन द सेम डाइट दही वालों का वेट लॉस थोड़ा सा ज़्यादा होता है Because दही से lactose निकल चुका होता है. लैक्टोज क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है लेकिन उसकी वैसे ओवरऑल एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है Hmm. इट्स वेरी इजी टू एब्जॉर्ब इट्स वेरी इजी टू डाइजेस्ट और आपके जितनी भी गट मोटिलिटी है वो बेहतर करती है गट फ्लोरा को बहुत बेहतर करती है देयर आर बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड आवर बॉडी जो कि हमारे खाने को हजम करने में हेल्प करते हैं तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक्स होते हैं उनको हेल्प आउट करते हैं उनको अच्छे वाले बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं ताकि आपका हाजमा अच्छा हो आपकी जो मोटिलिटी है गट की वो अच्छी हो आपका स्टूल इजीली पास हो Means ये अचार जो है ये this is also like good for probiotics, gut bacteria. अचार. नॉट अचार Not अचार fermented like you नहीं know. नहीं अचार से थोड़ी देर के लिए खुश होने के लिए अचार अच्छा। को साला नहीं समझ चखने के लिए अच्छी चीज़ है Okay. आप ज़्यादा खाओगे आपको एसिडिटी भी होगी और आपको फिर डायरिया होगा Okay. Okay. अच्छा अचार is like you could say diet. बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है कोई भी बॉडी के अंदर चीज़ जब भी जाती है जो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है जो स्ट्रॉन्ग केमिकल के साथ होती है तो बॉडी का निज़ाम है या वो उल्टी करके उसे बाहर निकालेगा या डायरिया करके बाहर निकालेगा Right. वन वे और अदर So डॉक्टर साहब 3 चीजें जो आप हर पाकिस्तानी को या ऑल अक्रॉस अगर कोई देख रहे हैं हमें तो उनमें क्या कहेंगे कि ये तो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी के लिए इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस. तीन Eat. चीज़ें तीन फूड चीजें. स्टफ के अंदर Yes. पाकिस्तान की बात करनी है पहली बात तो समोसे आ गए Right. ठीक है डोनर समोसे तो बेकरी आइटम्स ऑल बेकरी आइटम एक हो गया. Right. एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ अ बेकरी ठीक है दूसरा चीज़ जो है ना जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं रियली अवेलेबल हैं बहुत ज़्यादा हैं और आप उसकी क्वांटिटी जब कंज्यूम करते हो आपको पता नहीं लगता और तीसरी चीज़ आइसक्रीम्स जो हमारी डिज़र्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है हाईली शुगर उसके अंदर जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है हमारी जो मिठाइयाँ देखते हैं वो मिठाइयाँ हमारी रादर मिल्क और ब्रेड बेस्ड होती हैं और उसमें दबा की शीरा उसको अच्छा करने के लिए मज़ेदार करने के लिए डाला जाता है और ढेर सारा घी डाल के फ्राई असली देसी घी वाला हलवा फलाना और फिर उसको ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है और फिर हम उसको वर्कआउट नहीं करते तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो फिर ये प्रॉब्लम It becomes a problem. अच्छा डॉक्टर साहब कुछ लोग ना इस चीज़ पे बहुत यूँ कि थोड़ा प्राउडली भी कहते हैं हम तो खाते हैं हमें तो नहीं लगता हम तो मतलब उस पर ज़रा इनको होता है तो ये भी बताएं कि कितना रिस्की है फॉर स्किनी पीपल एज वेल कि उनको अगर फैट गेन नहीं हो रहा फ्रॉम शुगर प्रोडक्ट्स तो व्हाट इट कॉजिंग देम सो हाउ इट गोज लाइक दैट स्किनी पीपल चूँकि वेट कम होता है सही है कि वो मोटे बंदों की निस्बत कम रिस्क के ऊपर होते हैं बट ऑलवेज रिमेंबर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एक्सरसाइज अ पर्सन डज सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन दैम आप 20 मिनट की डेली तेज वॉक करोगे तो आपका चांस हार्ट अटैक का बहुत घट जाता है आप 60 मिनट की डेली वॉक करोगे तो आप वेट रीगेन नहीं करोगे मोर देन 60 मिनट्स करोगे तो वेट लूज करोगे सो वो ओवरवेट बंदा जो कि एक्सरसाइज करता है ही इज गोइंग टू लिव लॉन्गर देन उस स्किनी बंदे से जो एक्सरसाइज नहीं करता जो सिर्फ पतला होना काफ़ी नहीं है आपकी एक्सरसाइज ज़रूरी है विदाउट एक्सरसाइज विदाउट कार्डियो स्पेसिफिकली कार्डियो आप बेहतर नहीं हो सकते एंड कार्डियो के अंदर आपकी सबसे आसान है तेज वॉक यू डोंट हैव टू जॉगिंग के भी अब लोग खिलाफ बातें करते हैं कि नहीं ये मसले वो मसले हैं वो आप में जिम और वो बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस वो करने की बजाय आप तेज वॉक की एक रूटीन बना लें वो भी काफ़ी होती है और जितने तक आपने बात की कि हमें लगता नहीं है ये हकीकत है कि
पतले लोगों और मोटे लोगों का फर्क होता है। जिस तरह आपका एक बच्चा काला है, एक बच्चा गोरा है, एक 6 फुट का है, एक 5.5 फुट का, देयर इज अ डिफरेंस, कुदरत ने रखे हैं। सेम आपकी बॉडी की एब्जॉर्प्शन के अंदर है। जो आप देखते हो एक ही घर में 2 बहनें हैं, मैं काफ़ी दफ़ा ये कोट करता हूँ, एक बिल्कुल पतली होती है और सब कुछ खाती है, और एक बेचारी मोटी होती है, सारी जिंदगी डाइट करती है, चाय और रस पे रहती है, और स्टिल वो मोटी ही रहती है, वो पतली नहीं हो पाती। तो उसकी रीजन कुछ जेनेटिक्स होते हैं, जिन्हें करो एक ही घर के अंदर है, दे आर ऑलमोस्ट द सेम जीन्स, फिर भी इतनी वैरायटी है कि आपके जेनेटिक्स में ये चीज़ आती है। कभी तो देखते हैं पूरी फैमिली मोटी होती है, ये भी हो तो जेनेटिक्स डेफिनेटली है। इवन घर के अंदर ये चीज़ें डिफरेंट आती होती हैं, और रीज़न ये है, सादे अल्फाज में बात करूँ, आई वोंट गो इनटू दैट जार्गन ऑफ डिफरेंट लैटिन नेम्स, सिंपल बात करूँगा। पतले लोग होते हैं, उनकी आंतों की लेंथ इतनी लंबी नहीं होती, आंतें एब्जॉर्ब करती है ना, तो लेंथ लंबी नहीं होती, ट्रांजिट टाइम जल्दी, खाना जल्दी से गुजर जाता है, और वो खाने की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उनकी कम होती है। इस वजह से जो वो चीज़ खाते हैं ना, वो काफ़ी सारा वैसे ही वापस बाहर आ जाता है। जो मोटे लोग होते हैं, उनकी आंतों की लेंथ लंबी होती है और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। उनकी जैजनम और आइलियम जो छोटी आंतें हैं, वो सारा खाना चूस लेती हैं, तो वो जो कहते हैं ना कि हमें पानी भी लगता है, उनको वाकई लगता है, उनको वाकई लगता है, राइट। तो डॉक्टर साहब, क्या जो पतले लोग हैं उनकी क्या ऐसे ही रहती भी है? जो इंसुलिन का कहते हैं, जो सेंसिटिविटी है, अगर उसका ओवर यूज है, लाइक इट्स गुड कि उनकी बहुत फास्ट काम कर रही है, बट इट कैन लेटर ऑन इन देयर लाइफ इट कैन शट डाउन एज वेल। ये चीज़ें आपको थोड़ी देर तक आपको हेल्प करती है, लेकिन एक पतला बंदा भी ओवर ईट करता रहेगा तो ही विल डेफिनेटली बिकम फैट एंड डायबिटिक ऑफ कोर्स, क्योंकि जो है ना, ये कोई गारंटी नहीं होती, और देयर आर सो मेनी जीन्स, इतने जीन्स हैं कि आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे होते कि ये वजह। डायबिटीज़ की पहले 2 टाइप्स कहते थे, टाइप 1 है, टाइप 2 है, अब टाइप 1.5 आई, फलाना, इतनी टाइप्स आ गई, इतनी वैरायटीज आ गई कि आपको समझ नहीं आता, आप जस्ट फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते कि ये वजह। आपने बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल फैक्टर्स देखने हैं, तो वो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना, इट्स नॉट ओनली जस्ट इंसुलिन लाइक ग्लाइकोपेप्टाइड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट अभी वो इंसुलिन लाइक ग्लाइकोपेप्टाइड्स हैं, उनके इंजेक्शंस भी आ गए मार्केट में, जो लोग पतला होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओज़ेम्पे के नाम से। आई थिंक पाकिस्तान में पिछले साल 1 करोड़ से ज़्यादा बिके हैं। Everyone is using them, all the influencers, all the models जो आपको जो पतले होते नजर आ रहे हैं, it's Ozempic, it's either a bariatric surgery or Ozempic, right, and some diet and exercise. Although क्या harmful impacts हैं, ऐसे I think they are safe. बैरियाट्रिक सर्जरी पे तो हम आते हैं, उस पे तो हम, बट अगेन लाइक इंजेक्शंस के थ्रू होना इज लाइक ऑल सेफ, नथिंग हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी। टेक्निकली स्पीकिंग, देखो आज तक इससे पहले ना कभी भी ड्रग्स अप्रूव नहीं हुई थी फॉर वेट लॉस। Everyone wanted that drug and there was no drug for that, क्योंकि they had effects, side effects. मेथाम्फेटामिन डेरिवेटिव्स लोगों ने यूज़ किए, जो ड्रग है, जो आइस के नाम से ड्रग होती है, 1980s 90s में, कि भूख कम लगी एंड एवरीथिंग, वो बहुत नुकसान आता है, हार्ट के प्रॉब्लम है एंड एवरीथिंग। तो जो ड्रग अब जो FDA अप्रूव्ड, FDA इज अमेरिकन फेडरल ड्रग उनकी अथॉरिटी है। अमेरिकन ना अपने लोगों से बड़ी, उनको अपनी जान बड़ी प्यारी है, तो वो सिर्फ वही चीज़ अप्रूव करते हैं जिन्हें यकीन होता है नुकसान नहीं देने वाली। तो अब ये ड्रग्स रिसेंटली हुई हैं, पिछले 10-12 साल में पॉपुलराइज हुई हैं। ये सेफ इसलिए क्योंकि दे आर लाइक 99% सेफ। 1% लोगों में पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, लबलेबी की सोजिश हो सकती है, जो कि जानलेवा नहीं होती है, ठीक हो जाता है बंदा। और 0.5% में, यानी 200 में से एक बंदे में, स्टमक की मूवमेंट स्लो हो जाती है, वो भी कुछ अर्से बाद ठीक हो जाती है। सो नन ऑफ दीज हैव एनी सच इफेक्ट जिसमें किसी की मौत हुई हो, कोई लॉन्ग टर्म नुकसान हुआ हो गुर्दे, फिर दीज थिंग्स हैव नॉट हैपेंड, ठीक है। अगर कोई हुआ होगा तो बहुत कोई रेयरिटी में हुआ था। तो ओवरऑल दे आर ऑलमोस्ट एज सेफ, इट सर्व्स द पर्पस जिनको करवाना होता है उनके लिए, एज सेफ एज ब्रूफेन और पेनाडोल। हाँ, डायरिया होता है, थोड़ा सा नौजिया होता है, ये ठीक है, बट दी ड्रग्स आर वेरी सेफ, दे आर नोन टू बी वेरी सेफ। ट्रायल्स हुए हैं, सारा कुछ हुआ है। ये मैं कह रहा हूँ, 1 करोड़ पाकिस्तानी इंजेक्शन पाकिस्तान में लग चुके हैं, तो वो 1 करोड़ पाकिस्तानियों में 1 करोड़ इंजेक्शन सेल में, ऑफ कोर्स रिपीटेडली लोग ऐसे लाइक लॉट ऑफ रेशियो है, तो काफी 15-20 लाख ने तो लगवाए होंगे ना, इट्स अ बिग नंबर, ठीक है। तो और ये महंगे हैं, महीने की आपको पाकिस्तान में डोज पड़ती है 20 से 25 हज़ार रुपए की, बाहर तो $1600 की है महीने की डोज, लेकिन यहाँ से 20 से 25 हज़ार की है। तो इसका ऐसा अल्टरनेट जो शॉर्टकट में ये सोल्यूशन एज लाइक जस्ट स्किप ऑल शुगर, लाइक यू आर डन,
इज इट लाइक पॉसिबल या कुछ लोग पॉसिबल, लेकिन आपकी ताल्लुकदारी है, आप किसी के घर जाते हो, चाय और बिस्किट आ जाते हैं, या आप डाइटिंग करते हो या रिश्ता मेंटेन रखते हो। अच्छा ये होता है, जी तो मुसीबत है, हमारे घर की चाय नहीं पसंद तुम्हें, बिल्कुल हम वो फिर ताने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल लोग फिर आपको जितनी चीजें ट्रे में पेश की जाती हैं, दे आर फुल ऑफ कार्ब्स, फुल प्योर कार्ब्स, जिनको है चिप्स हैं, पकोड़े हैं, समोसे हैं, दही भले वो कभी ना समझना कि इसमें कैलोरीज कम है, फुल ऑफ जो चूसा हुआ होता है उसने घी, उस पकोड़े में इतना बड़ा जो पकोड़े और फुल्कियां होती हैं। फ्रूट चाट खा लो, कम कैलोरीज होंगी। दही भले खाओगे ना अफ्तारी में, नोट करोगे वजन बढ़ेगा। अच्छा, लोग हर पे कह रहे हैं चने के उससे पाउडर से बनता है, इट्स वेरी हेल्दी। चने का पाउडर इट्स लाइक इट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग। ये जो मैदा है चने वाला है, इट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग। तो आप जो है ये कह रहा था कि हमारी मजबूरी है, हमारे लाइफस्टाइल में कार्ब्स हैं बहुत ज्यादा। हम पुलाव को और रोटी को बुरा नहीं समझते और हम बहुत ज्यादा खाते हैं। बंगाली भी पुलाव खाते हैं, पिच उतारते हैं, एक बार उबालते हैं, ऊपर से माया उतारते हैं, फिर उबालते हैं, माया उतारते हैं, फिर उसको खाते हैं। और उसको उस तरह फ्राइड नहीं होता। हमारी बिरयानियाँ और लेयर्स और जिस तरह की हमारी वैसे जो बिरयानी भी नहीं होती, पुलाव ही होता है, लेकिन स्टिल हमारा कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा है और हम इससे ओब्लिवियस हैं कि ये बुरी चीज है। हम उसको मानने को भी तैयार नहीं है कि अच्छा हमें तो पाकिस्तान में हर थोड़ी बार नई चीज दरियाफ्त होती है, अच्छा सारी जिंदगी हम तो कुछ और समझते रहते तो और था। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ना डॉक्टर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके मैं डिस्कस करूँ। जाहिर है वी ऑल आर ह्यूमंस और कह के भी थक जाते हैं कि आप लोग इतना बड़ा लेक्चर दिया, थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब चिप्स खा सकते हैं, तो यू गाइस कैन यू कुड से हाँ, आप लोग कहते हैं खा सकते हो। हाँ जी, आप लोग खा लें, ऐसे लाइक आप किसी को पाबंदी नहीं लगा सकते, आप बांध नहीं सकते, उससे यही रहना है, उसके सामने चीजें हैं। और आफ्टर ऑल हमारा वो मुल्क है जिसमें जो खाना ही हमारी एंटरटेनमेंट है। लाहौर में आप बाहर निकलो, दोस्तों के साथ जाओ, क्या यार फलानी जगह खाने चलिए, फलां शहर खाने चलिए, यू डोंट हैव एनी अदर एंटरटेनमेंट। एंड फ्रॉम एंटरटेनमेंट हमारे कोई पाकिस्तान में आपको स्की रिजॉर्ट्स नहीं मिलेंगे, बर्फ होगी लेकिन स्की रिजॉर्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको कोई अच्छे वो वाटर पार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको दूसरी एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी, आपको वैसे भी कोई बच्चों के लेके जाने के लिए जो पार्क्स हैं वो भी बहुत कम होंगे, कंजेस्टेड होंगे, ठीक है, आबादी बहुत ज्यादा है। आपकी और दूसरी एक्टिविटीज, शूटिंग की, सफारी की, बाकी लोगों इलाकों में मिलती है, वो एक्सेसिबल नहीं है पॉपुलेशन को, या है तो बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन एक्सेसिबल है। तो एडवेंचर्स नहीं है, पैराग्लाइडिंग ये वो, एक आध कोई जगह है आपकी जो है वो डैम के पास, देयर नथिंग एल्स। तो आपके पास एंटरटेनमेंट क्या है? आओ यार फलानी चीज जो इलियास दुम्बा नया खोला उसको जाके ट्राई करें। खाना ही खाना है, प्रोटीन पे प्रोटीन, ये कार्ब्स पे कार्ब्स, फ्राइड प्रोटीन, यस। सो इसके अंदर कुछ लोग जो हैं जो जेन्युइनली जिनको शुगर डेवलप हो गई है, दे डायबिटिक एंड दे लीड टू यू कुड से कि वेरी हार्ट डिजीजेस और बहुत सी कॉम्प्लिकेशन में बढ़ जाते हैं। उसके बावजूद भी they are not ready to skip चाय, they'll find जो sugar या biscuits and everything, और पाँव कट जाता है और सब कुछ। तो क्या झंझोड़ के समझाना चाहिए, कैसे इस चीज़ को करना चाहिए? मतलब आप अपने आसपास सराउंडिंग में भी देखते हैं इस तरह के केसेस, तो what should be the way to give advice to them? देखो हमारा एक तो जनरेशन गैप भी बहुत ज़्यादा, वो बाप से बच्चे उस तरह डरते हैं, कुछ कहते हैं तो डांट भी आगे बढ़ती होती है, मानते भी नहीं है। ये एक चीज़ है। लोगों को एक चीज़ खुद अंडरस्टैंड करनी है कि हमारी हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ ये है कि ना बाहर जो है इंश्योरेंस प्रोग्राम्स होते हैं, वो उनकी जितने भी हैं मेडिसिन हैं, उनकी शुगर की, ये सारा कुछ वो उनसे स्पॉन्सर्ड होते हैं हॉस्पिटल से, उनके विजिट्स होते हैं, एक सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइज होता है। जब भी आपको ऑर्गेनाइज सिस्टम दिया जाता है ना, तो हमारी पॉपुलेशन भी उसको कंप्लाई करती है। जब आपको सिस्टम से निकाल दिया गया, अपनी मर्जी से डॉक्टर के पास जाओ या ना जाओ, कोई नहीं जाता अपनी मर्जी से। मैं एक एग्जांपल दूंगा, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग ज़ाहिर है हम लोग अपनी कौम को कोस रहे होते हैं जी। हम लोग कैंसर्स के ऑपरेट किया करते थे 2015, 16, 17 से पहले ना। तो जिसका भी ऑपरेट करते थे, कोई जाके ऑपरेशन के बाद एक असूल होता है, आपने कीमो लगवानी है ताकि कोई ज़रात जो ब्लड में है वो ख़त्म हो जाए, आपने शुआएं लगवानी है कि थोड़े बहुत ज़रात जो उस ऑपरेशन की जगह पे कोई ना कोई बच गए वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। सर्वाइवल्स बेहतर होते हैं। वो लोग, कई गोरों को भी कैंसर के ऑपरेशन होते हैं, फिर रहे होते हैं मजे से 10 साल बाद। हमारे बंदे को कैंसर डिक्लेयर हो तो साल बाद फौत हो जाते। तो लोग जी हम कहते थे कीमो नहीं लगवाते, रेडिएशन नहीं लगवाते जी, ये है। तो लोग क्या नहीं, असल वजह सिस्टम देने का होता है और असल वजह कॉस्ट का होता है। 2017-18 के बाद ये जो हेल्थ कार्ड के ऊपर ऑन्कोलॉजी जो फ्री हुई है, आई थिंक 18 के बाद हुई, कैंसर की फ्री ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। मैं अपने शहर, छोटा सा सबसे गरीब शहर है बकर, उसकी बात करूंगा। आप जानते हैं बकर? बिल्कुल जानते हैं, बड़ा करीबी ताल्लुक है, बचपन बड़ा सब कुछ वहीं। बकर के साथ 40 किलोमीटर दूर डेरा इस्माइल खान में दिनार कैंसर हॉस्पिटल, छोटा सा हुकूमत का स्टार्ट हुआ। हेल्थ कार्ड पे फ्री थी। आपको बताऊं 100% लोग कीमो जाके लगवाते हैं। एक मरीज नहीं मिला मुझे पिछले 5 साल में
जिसने कीमो ना लगवाई हो, जब तक उसके कार्ड के पैसे नहीं खत्म हुए उसने कीमो लगवाई, उसे रेडिएशन लगवाई। मसला ये नहीं हम इजीली कह देते हैं जी हमारे लोग। इंसान हर जगह, अमेरिका में, पाकिस्तान में, रशिया में एक जैसे इंसान है। आपने सिस्टम देना होता है, लोगों को एक सिस्टम बना के देना होता है जो इजीली चल सके, जहाँ पे आपको बगैर सिफारिश के, बगैर धक्कों के आपका काम हो सके। बखर का मरीज गरीब मरीज होता है, वो एक 80 रुपए देता है वैगन के, डेरा जाता है, अपनी कीमो कार्ड अपना शास्त्री कार्ड दिखाता है, मुफ्त में कीमो लगवाता है, आ जाता है, और वो एक भी डे मिस नहीं करते। और 5 साल पहले वो कीमो नहीं लगती है, क्या जी पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारा कुछ। तो सेम गोज विद ऑल अदर थिंग्स। इसमें अच्छा ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस इसलिए आते हैं कि कैंसर की हाइप ना इसलिए है, किसी को पता लगे मुझे कैंसर है, तो बिकॉज कैंसर की जो यू कुड से वो अवेयरनेस या वो जो रियल डेंजर है वो माइंड में इतना इंस्टॉल्ड है कि हालांकि स्लो पॉइजन इज लाइक शुगर भी इटसेल्फ यू कुड से डज द सेम थिंग, एंड देयर मेनी रिसर्चेस दैट सेज कि शुगर की वजह से भी कैंसर इज कॉजिंग लॉट ऑफ फैक्टर्स, मोटापे की वजह से कैंसर होते हैं, बहुत सारी चीजों से। लेकिन ये हकीकत है, लोग उसको नहीं कि शुगर है, कोई नहीं, खैर है, वो मिठाई सामने दे रहे हैं, ये लें जी, किल योरसेल्फ, इज लाइक सोचा नहीं है। थोड़ा बहुत मीठा ना, मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, डायबिटिक पेशेंट थोड़ा बहुत दे देना चाहिए, उनकी लाइफ बिल्कुल बोर आउट नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी आप डॉक्टर्स को भी चीज समझनी चाहिए, आप खत्म नहीं कर सकते। ये चीज डॉक्टर्स ने पाई उसमें नमक के मारे में, ब्लड प्रेशर। पहले कहते जी नमक बंद कर दो, खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बट दे फाउंड इट्स नॉट पॉसिबल। 2 दिन फीकी हांडी बनती थी, तीसरे दिन वो कहता था भाड़ में कि मैं मरना है, मरो, मैंने खाना। तो वर्ड फिर कॉन्सेप्ट आया और ट्रायल एंड एरर से आया, लोगों पे देख के आया कि नहीं, आप उनका सिर्फ एक्स्ट्रा जो नमक है वो बंद करो, खाना वो घर वालों के साथ ही खाए, वो फ्रूट में नमक ना डाले, वो बाकी निमको शिमको और इस तरह की चीजें वो उसमें नमक डाले, तो रिजल्ट्स वर बेटर। अब थोड़ा आप बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते, आप उन्हें शुगर से हर चीज बिल्कुल ही बंद कर दो, आप नहीं कर सकते। कभी ना कभी आप चीट मील दो। मेरे बेराटिक पेशेंट्स होते हैं, वेट लॉस करते हैं, शुगर्स बंद करते होते हैं, लेकिन मैं उनको हफ्ते में 2 दिन उनको अलाउ करता हूँ, भाई मीठा खा लेना, डे डिसाइड कर लो, खुशी से खाते हैं। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइज हो जाती है चीज, एज लॉन्ग एज आप ऑर्गेनाइज रखो, पता हो मैंने हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ये चीज करनी है, इसके अलावा नहीं करनी, फिर कोई मसला नहीं होता। राइट। अच्छा, इसमें अब हम उन पेशेंट्स को डिस्कस करते हैं, जाहिर है जो इस फेज से गुजर गए कि दे वर डेवलपिंग, दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड नाउ, एंड वो अपने उस रिस्क की पीक पे चले गए हैं और उनकी हेल्थ काफ़ी हद तक सफ़र कर चुकी है, डायबिटिक हैं और बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, तो उनके लिए क्या वो मेथड है जो विच इज़ अ लाइफ सेवियर फॉर देम? डिपेंड्स अपॉन उनकी ओबेसिटी किस लेवल के ऊपर। अगर वो थोड़ी बहुत वेट ज़्यादा है तो जस्ट दे शुड गो फॉर एक्सरसाइज। दे शुड एक्सरसाइज तो आपने लानी है लाइफ में। डाइट को मॉडिफाई करना है। आपने चाहे सर्जरी करानी है, नहीं करानी है, सर्जरी ज़रूरी है, ये चीज़ साथ चलेगी। इट्स नेवर गोइंग टू बी लाइक कि मैंने सर्जरी कर, मेरे पास बहुत पैसे थे, मैंने सर्जरी करा ली, अब जो कि मैं खर्च कर चुका हूँ, अब सर्जरी सब कुछ करेगी। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू वर्क आउट, क्योंकि आप कि बहुत ज़्यादा जो वेट होते हैं ना वो वापस नहीं आते। एक है क्राइटेरिया बॉडी मास इंडेक्स उसे कहते हैं, वज़न और कद के हिसाब से बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया गया कि 100 किलो का 6 फुट 2 इंच का बंदा स्मार्ट लगता है, लेकिन अगर 5 फुट 1 इंच का बंदा होगा या 5 फुट 2 इंच की लड़की होगी 100 किलो में, बहुत ज़्यादा मोटी लगेगी। तो हर बंदे के कद के हिसाब से फ़र्क होता है BMI। तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसका कट ऑफ है बेराटिक सर्जरी के लिए 33, गोरों की 35, हमारा 33 है। क्योंकि अगेन हमारा जो स्ट्रेचर है सेंटर ऑफ बेस्टी वाला, इसमें ज़्यादा डेंजरस होता है, ज़्यादा मसले आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ना 33-35 BMI से जो ऊपर के लोग होते हैं वो खाली डाइट और एक्सरसाइज से वजन घटा नहीं पाते, कुछ घटा पाते हैं। लाइक 5% ऑफ पॉपुलेशन जो डाइटिंग, नॉट ऑल पॉपुलेशन, 5% ऑफ पॉपुलेशन जो कि डाइटिंग करती है उस वो कामयाब हो पाती है। 95% बेचारे दोबारा 25 किलो लूज किया जी हमने, एक बार लूज किया था, 3 महीने बस सारा वापस आ गया। तो ब्रेन के अंदर एक आपका वेट फिक्स्ड है, आप उससे हटाना बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट 5 ईयर्स तो आपको लगाने एक लोअर वेट पे ताकि ब्रेन पे फिक्स हो। अगर आपको 120 किलो वजन है, आप जितनी डाइटिंग कर लें, जो कुछ कर लें, 80 पे लें, थोड़ा सा हाथ छोड़ेंगे, आपको 4 महीने ब्रेन बनता है। तो लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है, वेरी कॉन्शियसली लाइफस्टाइल लड़ना पड़ेगा। सर्जरी आपको हेल्प कर देती है, आपको बांध के रख देती है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रीगेन वेट। तो लोग इसलिए नई लाइफस्टाइल में इजीली एडजस्टेबल होते हैं, लेकिन स्टिल उनको थोड़ा ख्याल रखना होता है। उन्होंने अनेवा शुगर्स नहीं लेनी होती,
खाना थोड़ा ही खा सकते हैं, तो ये गलती ना करेंगी जो थोड़ा सा मैं खा रहा हूँ तो 2 रोटियों के वालों की बजाय 2 रसगुल्ले खाना शुरू करूँ, 2 रसमलाइयाँ खाना शुरू करूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये होता है, मेरे अपने पेशेंट्स के साथ हुआ। राइट, वो रीगेन कर लेते हैं वेट आफ्टर सर्जरीज एज वेल। बहुत मुश्किल होता है रीगेन से वो लोग करते हैं जो अपने साथ बहुत जुल्म करते हैं। बहुत जुल्म करते हैं, लाइक हो गया ठीक है, ये तो पॉसिबल है कि तो बंदा ठीक हो सकता है इस तरह से, तो और उसके बाद दोबारा उसको कैजुअल ले लें। बेसिकली गिल्ट होता है ना, जब आप वजन ज्यादा होता है ना, आप मीठी चीजें नहीं खाते, आप कहते हो नहीं मेरा वजन बढ़ जाएगा, थोड़ा खा भी तो गिल्ट हो गया, तो वेट लूज कर रहे होते हो डेली, आप हर 2 दिन बाद देखते हो मेरे 1 किलो घट गया, चलो मैं मीठा खा लूँ, डरते डरते आपने मीठा खाया, अगले दिन देखा 1 किलो और घटा पड़ा आपको, तो यार ये तो फिट काम है, मैं तो जितना मीठा खाऊं। फिर वो शुगर्स खाना शुरू करते हैं, वो लोग जो मीठा नहीं भी खाते थे वो लोग मीठा खाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ मैं पेशेंट को बड़ा क्लियर बताता हूँ, देखो तुमने सर्जरी करानी है, तुम्हारा वेट लूज होगा, लेकिन तुमने एहतियात भी करनी है, तुमने सिर्फ अभी 6 महीने 8 महीने के लिए वेट कम नहीं करना, तुमने फॉर लाइफ करना है। और जो लोग एहतियात करते हैं माइंडेड, सारी जिंदगी स्मार्ट रहते हैं, बेहतर रहते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, डाइट उनको एक्स्ट्रा 2 से 3 किलो लूज कराती है। 150 किलो के बंदे की मैंने सर्जरी की है, सर्जरी 70 किलो लूज करा के 80 पे ले आएगी, डाइट 3 किलो एक्स्ट्रा लूज कराएगी, एक्सरसाइज 3 किलो एक्स्ट्रा लूज कराएगी, 6 किलो। लेकिन जब वो इसको जारी रखेगा, वो 6 किलो इसके 70 किलो जो लूज किया उसको सारी जिंदगी प्रोटेक्ट रखेगा। राइट राइट, एंड इट विल give him a better life, a better toned body and a better heart. So surgeries are generally safe, as in like in terms of कि last resort पे तो हमने देख ली कि there is no possible way और हम surgeries पे चले गए, and like you yourself perform bariatric surgery bariatric and metabolic, right? तो इसकी भी कोई complication है as in like generally, और last में आपने जैसे बताया कि 35 पे आप recommend करते हैं, उसके अलावा भी as in like if somebody wants to कि हमें बस आई एम नॉट बीइंग एबल टू, यू कुड से डाइट से मेरा हो नहीं रहा, तो डू यू गाइस लाइक रिकमेंड कि ठीक है भाई कर लो, या उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया है कि नहीं? क्राइटेरियाज हैं। पहली बात है हम उससे लोअर बीएमआई में सर्जरी कर नहीं सकते, ठीक है। एक है कि आप एथिकली इट्स नॉट राइट कि एक बंदी है 65 kg की आ गई और कह रही है मेरा थोड़ा सा पेट है और मैं वजन घटाऊंगी, सर्जरी कर दो, उसके लिए लाइपोसक्शन है। शी कैन गो टू प्लास्टिक सर्जन, दे विल पास अ कैनुला इन हर एब्डोमेन, वो फैट को सक कर लेंगे। लाइपोसक्शन थोड़ी बहुत फैट्स के लिए होती है, बड़े ओबीज बंदों के लिए ये नहीं होती, इतनी सारी फैट वो सक आउट कर नहीं सकते, वो फैट को धेड़ के निकालेंगे, आप ब्लीडिंग हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी, मसला हो जाएगा। थोड़े बहुत पेट पे फैट है, मज़ों में फैट है, इस चीज़ के लिए आप ना काइंड ऑफ बॉडी कॉन्ट्रोलिंग के लिए वो आप करा सकते हो। तो ये बात होगी जिनके कम वेट्स हैं उनके लिए, जो और साथ दे कैन ऑगमेंटेड विद द इंजेक्शन, जो ज़म्पिक हो गया, सक्सेंडा हो गया, दे कैन यूज द गैस्ट्रिक बैलून आस्लो 6 मंथ के लिए इफेक्टिव होता है। तो ये शॉर्ट टर्म अच्छे रिजल्ट हैं इनके। ओज़म्पिक्स और इंजेक्शन में एक बात याद रखनी है आपने, आपकी भूख कम कर देते हैं, भूख मार देते हैं, आप थोड़ा खाते हो, आपने थोड़े खाने की आदत डालनी है, 6 महीने साल कोर्स करना है, उसमें थोड़े खाने की आदत बनानी है, क्योंकि जब आप इंजेक्शन छोड़ोगे आपको भूख वापस आएगी, फिर आपके लिए मुश्किल होगा। तो आपको एक आदत भी अपने कंट्रोल रखना है, हर चीज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बेस्ड है। एक स्ट्रॉन्ग विल पावर तो चाहिए, एनी केस चाहिए, वो चाहिए। सर्जरी की जहाँ तक बात है, सर्जरी जो ओवरवेट बंदे हैं उनको डेफिनेटली लास्ट रिजॉर्ट सर्जरी होता है। इट्स वेरी, आपने पूछा कितनी, हर क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी क्या, इट्स वेरी सेफ, द कॉम्प्लिकेशन रेट्स आर लेस देन 1%। ओके, ठीक है, इट इज़ वेरी क्विक। देखो हर हफ्ते सैकड़ों बैरियाट्रिक सर्जरीज इस शहर लाहौर के अंदर होती हैं, ठीक है। अगर एक भी बंदे को मसला हो ना, सारा मीडिया कैमरा लेके पहुंच जाए, ठीक है, किसी को कुछ नहीं हो रहा। This is generally safe. ऐसे इसकी कॉस्ट कितने तक आती है? Like private hospital to depend तो करता होगा, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है, but like generally as like average इसमें जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है that cost around 3 to 4 लाख a case, ठीक है, वो लगना राइट, उससे आपकी बचत नहीं। और ये इसको न्यू इक्विपमेंट ऊपर हॉस्पिटल एंड बाकी जितने भी डलेंगे उस पे होगा। राइट। तो इसको हम वैसे शशके का नाम इस लिहाज से दे सकते हैं कि गवर्नमेंट में ही परफॉर्म तो नहीं होती होंगी, या होती है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने और सारे मसाइल हैं, वो हर एक मरीज पे 4-4 लाख नहीं लगा सकते। वो एक हार्ट के मरीज जिसको लाइफ सेविंग सिचुएशन है, उसके स्टेंट्स के ऊपर पैसे लगाए, वो ज़्यादा बनता है। तो बैरियाट्रिक सर्जरी के अंदर जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन जो लोग करते हैं वो फिर पेशेंट को कहते हैं आप अपना सामान लें, हम कर देंगे। मैं भी करता हूँ, मेयो के अंदर मैं करता होता हूँ, तो हम लोग पेशेंट से कहते हैं भाई अपना सामान ले आओ, ऑपरेशन हम फ्री कर देंगे। बखरनबर्गी शफीक में करता हूँ, सामान ही कॉस्ट के अंदर पड़ता है इसी के अंदर केस। लाहौर के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर डेफिनेटली द हॉस्पिटल इज गोइंग टू टेक 2.5-300,000 एनेस्थेटिस्ट, ICUs, सर्जन, तो 7 to 1 million की पड़ जाती है लाहौर के अंदर। अगर मैं बात करूँ डिपेंडिंग अपॉन स्लीव है या बाईपास है या डबल बाईपास है, देयर आर सो मेनी सर्जरीज। बखर में आप कराओ तो 3 से 4 लाख, 4.5 लाख के अंदर हो जाती है सर्जरी। Right, very interesting. So anything else you would like to say to the audience for as like general advice would you like to give regarding the topics we discussed?
First of all, I have to make it very clear to everyone that the problem is not here. The problem is here. ठीक है? Right. You have to understand this thing. कि whatever type of surgery or medicine, whatever you do, आपको lifestyle modify करना है. सर्जरी आपको बहुत हेल्प आउट कर देती है, आसान कर देती है लाइफ. आपको भूख नहीं लगेगी सर्जरी से. आपकी डाइट साल लाइफ लॉन्ग डाइटिंग पे चले जाओगे. आपका वजन वापस नहीं आएगा, आपका वजन घट जाएगा, आपको एक्सरसाइज करने का दिल करेगा, बहुत आसान कर देगी. इट विल गेम्स हम खेला करते हैं ना, गेम को वेरी हार्ड मोड से वेरी इजी मोड पे ले जाती है, लेकिन स्टिल यू हैव टू वॉक द लाइन. इट्स गोइंग टू शो यू द पाथ, बट यू हैव टू वॉक द लाइन. आपने फिर भी 30-40 मिनट वॉक तेज करनी है, डाइट का ख्याल करना है. इट विल बी अ लाइफ लॉन्ग इफेक्ट. पहली बात. दूसरी बात, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो बैरियाट्रिक सर्जरी है ना, और जो मोटे लोग हैं, हम लोग की बड़ी मदद से बॉडी शेमिंग कर देते हैं. हम लोग ये देखते नहीं, एक बार सोचते नहीं. आपका अगर कोई दोस्त मोटा है ना, उससे एक बात आराम से बैठ के पूछिए, उसे सबसे जो बुरा लफ्ज लगता है ना, वो मोटा है. दे हेट इट. उनके दोस्त कहते हैं, ओए मोटे इधर आ जा, इधर आ जा. दे हेट दिस वर्ड. क्या करें, उनको ताल्लुक रखना होता है, सोशल सर्कल में रहना होता है. पहले बेचारे मोटे होते थे, डिजायरेबल नहीं होते, वो हंस के टाल देते हैं. इसलिए मोटे लोगों को देखते हो ना, बड़े खुश मिजाज होते हैं, गप शप ये वो सारा कुछ हंस, क्योंकि वो दे गेट यूज्ड टू इट, दिस इंसल्ट्स. तो वो इंसल्ट्स मैटर नहीं कर ली, इसलिए बड़े खुश मिजाज हो जाते हैं, बड़े शुगली हो जाते हैं, एवरीथिंग. बट दे नेवर लाइक द वर्ड मोटा. दे स्टिल हेट द वर्ड मोटा. एंड दे हैव दिस इंटरनल डिप्रेशन. उनको फील होता है, मैं जाता हूँ, मैं कपड़े नहीं ले सकता. शादियों में वो दूसरों के पीछे छुप के खड़े हो जाते हैं, तस्वीरें नहीं खिंचवाते, अवॉइड इट. बैठेंगे, तकिया उठा के अपने सामने यूं रख लेंगे, नहीं जी मेरा पेट नजर ना. उनकी मेंटल हेल्थ का जाहिर है वो बिल्कुल. The moment they get operated or the moment they lose the weight, there's a 180 degree change. कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. उनकी लाइफ यूं उठती होती है, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं. अब वो पतले हैं, उनके ऊपर से जो बर्डन हटता है, लाइफ अच्छी हो जाती है. आई कांट से फॉर एवरीवन, लेकिन उनके डिप्रेशंस निकलते हैं. दे आर सो हैप्पी. वी कॉल इट, जो बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद जो 2 साल का पीरियड होता है ना, वी कॉल इट द हनीमून फेज. जस्ट लाइक हनीमून, यू आर हैप्पी, एवरीवन इज प्रेजिंग यू, यू कैन बाय एवरीथिंग यू वांट, एवरीथिंग लुक्स गुड ऑन यू. आपकी सारी तस्वीरें होती हैं, रोजाना सुबह उठ के तस्वीर खींचते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं, बिकॉज दे फाइनली दे आर लुकिंग गुड एंड एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग देम. तो लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है, डिप्रेशन चला जाता है. और ये जो वेट लॉस सर्जरी है ना, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये देखा, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर है. राइट. उनके ऊपर से वो जो डिप्रेशन का जब बादल हटता है, तो उनको निखरने का, आगे बढ़ने का मौका मिलता है. और इन लोगों की लाइफ देखे ना, जिस साल इनकी बैरियाट्रिक सर्जरी हुई, 2018 में हुई है, उस बंदे ने वहां से उठान पकड़ी. राइट. So it's life transforming for a lot of people. It is life changing. राइट. इसमें खैर एक फैक्टर ये भी होता है, कहते हैं कि शुगर जो है एंजाइटी और डिप्रेशन कॉज करती है. इट इज एक्चुअली प्राइमरीली फैक्टर फॉर रिसर्चर्स. तो वो भी क्योंकि गिव अप हो जाता है, एट द सेम टाइम यू हैव शुगर से रिवर्स हो जाती है, डायबिटीज है. रिवर्स हो जाती है. 70% लोगों का कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर भी रिवर्स हो जाता है. राइट. डायबिटीज की रिवर्सल रेशियो मोर देन 90% है. Right. So it is certainly a good approach to go for in the definitely last resort if you are in the overweight patients, not the underweight patients. Right. Thank you so much, Dr. Salvani. It was really insightful. Thank you so much, Aglab.